नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे। दोस्तों, आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा के, नौर के और पूरे हनुमानगढ़ ज़िले में जो जिस प्रकार से किसानों का फसल बीमा क्लेम 2020-21 का रोक के रखा है, और उसमें कंपनी द्वारा, प्रशासन द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा कुछ पेचीदगियाँ दिखाई दे रही है, जो जटिलताएं उसमें बनाई जा रही है। क्या गबन, क्या घोटाला, क्या कंडीशनें चल रही है, किस प्रकार से जनप्रतिनिधि अपने वोटों की राजनीति करने में लगे, और किसानों को अभी तक 2020-21 का भी फसल बीमा क्लेम बकाया जो है वो नहीं मिला है। तो दोस्तों, इसके अंदर विस्तार से हम आज बात करेंगे। और आज जिस प्रकार से बजरंग सारण जो बादरा के युवा नेता है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अच्छे पढ़े लिखे जुझारू कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई, और दोस्तों उनकी भी बातों को आज हमें शामिल करेंगे इसमें। और क्या है दरअसल इस मामले की पूरी प्रक्रिया, कहाँ किस प्रकार से घोटाला किया जा रहा है, कौन कर रहा है, कौन जनता को बरगला रहा है, कौन किसानों के साथ छलावा कर रहा है। दोस्तों, इसके ऊपर बात करेंगे बादरा आसपास खबरों की भी, और देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, मौसम का मिजाज, मंडी के भाव भी आपको सदैव हम बताते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत आज इसी विषय से करते हैं, उसके बाद में अन्य खबरों को हम लेंगे। जिस प्रकार से आज बजरंग सारण ने दोस्तों सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षेत्र के सभी मीडिया बंधु जो है वो पहुंचे थे। और जिस प्रकार से फसल बीमा क्लेम को ये लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, उससे संबंधित जुड़े हुए जितने भी पत्रकार साथी थे, उनके दिमाग में जो सवाल थे, उन सभी सवालों को बजरंग सारण से किया गया, और उन्होंने जैसे तैसे इन सवालों का जवाब भी सभी पत्रकारों को दिया। तो क्या चीज़ें निकल कर आई दोस्तों, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बजरंग सारण द्वारा की गई, इसका हम उद्देश्य स्पष्ट कर दें। बजरंग सारण द्वारा दोस्तों लगातार मांगे उठाई जा रही है किसानों की फसल बीमा क्लेम को लेकर, और विशेषकर 2020-21 को लेकर जो फसल बीमा क्लेम को लेकर वो धरने प्रदर्शन पर भी बैठे थे 2-3 दिन। पूरा 20 मई को जो उपखंड का घेराव किया था और ज्ञापन दिया गया था, और ये भी कहा था कि 7 दिन का 30 मई तक का समय, अगर फसल बीमा क्लेम जो किसानों का बकाया है वो अगर नहीं मिलता है तो हम मलसीसर गांव में सड़क ब्लॉक करके अपना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे, और आगे आंदोलन की रूपरेखा को जो है उसकी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद में एक दिन बाद में ही जिला कलेक्टर से भी बजरंग सारण मिले थे, और इन्हीं कमोबस समस्याओं के ऊपर, फसल बीमा क्लेम को लेकर, पानी आदि समस्याओं को लेकर वो मिले थे, और बिंदुवार जिला कलेक्टर के साथ उनकी बातचीत भी हुई थी। वो सारे वीडियोस हमने साफ संदेश के चैनल पर डाले हैं दोस्तों, अगर आप देखना चाहें तो वो देख भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब क्या आवश्यकता पड़ी बजरंग सारण को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, तो ये इसलिए भी की गई है क्योंकि 30 तारीख से वो मलसीसर में चक्का जाम करने को जा रहे हैं, और सड़क ब्लॉक करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको फसल बीमा क्लेम का जो बकाया क्लेम था किसानों का, बादरा के क्षेत्र के किसानों का, वो उन्हें अभी तक नहीं मिला, और इसकी संभावनाएं भी दिखाई नहीं देती। इसको लेकर उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आज एक नई चीज़ निकल कर आई दोस्तों, और आज नहीं आई वो चीज़ें तो काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन ये जो फसल बीमा क्लेम का पूरा मैटर है दोस्तों, ये दरअसल भोले वाले किसानों को एक प्रकार से बरगलाया भी जाता है, और जनप्रतिनिधि है वो अपने वोट बैंक की राजनीति भी यहाँ करते हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिज्ञ हो दोस्तों, चाहे वो सत्ता से जुड़ा हुआ वर्तमान का कोई विधायक हो, या पूर्व विधायक हो जो सत्तासीन पार्टी से जुड़ा हुआ हो, या फिर कोई विपक्ष का पूर्व विधायक या कोई अन्य नेतागण हो, सभी अपने वोटों की राजनीति करते हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, और सभी अपने वोट बैंक और समर्थक ताकत को बढ़ाने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। लेकिन किसानों का इसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, और दोस्तों किसानों का इसमें कैसे फ़ायदा होता है और कहाँ नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर आज हम बात करने के लिए बैठे हैं। तो दोस्तों, आज जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बजरंग सारण द्वारा, और सवालों के जवाब दिए गए, और जो प्रकरण आज निर्धारित किया गया, और जिस विषय पर आज संजीदगी के साथ वार्ता हुई,
और मीडिया के माध्यम से लोगों को भी इस मामले में पूरी जानकारी के लिए जो है वो उत्सुकता बनी होगी। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो बीमा कंपनी द्वारा 5,000 बीमा धारकों का के साथ बड़ा अन्याय किया गया और उनके बीमा धारकों का जो क्लेम था 5,000 बीमा धारकों का क्लेम वो निरस्त कर दिया गया। आखिर ये किस आधार पर किया गया और क्या इसमें प्रक्रिया अपनाई गई, क्या मापदंड अपनाए गए, क्या इसमें पहले जांच की गई थी कि ये बीमा धारक है वो गलत है, और जांच की गई थी तो वो किस स्तर पर की गई थी और इसका खुलासा प्रशासन ने या बीमा कंपनियों ने क्यों नहीं किया। इन 5,000 बीमा धारकों के खातों को और उनकी डिटेल को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है और इससे जुड़ा हुआ सवाल ये इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि किसानों को नहीं पता किन के खाते सीज कर दिए गए, किन का बीमा रोका गया, किन का निरस्त कर दिया गया। इसके लिए जो सार्वजनिक सूची होनी है वो बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों ना तो क्षेत्र के विधायक इसके बारे में जानकारी स्पष्ट दे रहे हैं, बीमा कंपनियों के अधिकारी भी इसको लेकर कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं। अगर धरना प्रदर्शन कोई अन्य थर्ड पार्टी नेतागण अगर करते हैं तो उनके साथ भी प्रशासन जो है इस विषय पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। एक प्रकार से असमंजस की स्थिति, जटिलता इसमें बनाई हुई है। तो क्या कंपनियों का इसमें बहुत बड़ा घोटाला है? क्या कंपनियों ने इस प्रकरण पर बीमा क्लेम के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया है? क्या इसमें किसी राजनेता की, किसी जनप्रतिनिधि की भी मिली भगती है? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र के किसानों को पूर्व में मलसीसर और बोजला के किसानों को चोर बता दिया गया, फ्रॉडी बता दिया गया। दरअसल दोस्तों क्या अधिकारियों की उनमें उतनी भूमिका नहीं है? क्या अधिकारियों ने फ्रॉड नहीं किया? क्या अधिकारियों ने किसी प्रकार से किसानों को अंधेरे में नहीं रखा? पूरी रिपोर्ट, पूरी प्रक्रिया जो है वो समझाई थी। क्या उनमें कोई दलाल पैदा हो रहा है? क्या कोई अधिकारी कमीशन खोरी के चक्कर में किसानों के ऊपर सारा मामला डालकर जो है अपने काम की तीसरी कर रहा है, या अपनी कमीशन की राशि को पचाना चाहता है, दबाना चाहता है, छुपाना चाहता है, उजागर ना हो जाए, कार्रवाई ना हो? इसको लेकर क्या कोई विधायक या कोई जनप्रतिनिधि या नेता हनुमानगढ़ जिले का इसमें शामिल है? क्या बीमा कंपनियों के साथ कोई विधायक या जनप्रतिनिधि सरकार का मिला हुआ है? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है और इन सवालों का जवाब जानने के लिए किसानों की भी उतनी संजीदगी है, उत्सुकता है, और दोस्तों क्षेत्र के लोगों को भी ये सवाल जानने का उतना ही पूरा हक है जितना हक वो जो जानते हैं, जिन्होंने गबन किया है, जिन्होंने घोटाला किया है और जो सरकार चला रहे हैं, जो कि अधिकारी है, जो बीमा कंपनियों के ऑफिसों में बैठे हुए अधिकारी हैं, उन सबको जानने का अधिकार है। तो किसानों को भी जानने का अधिकार है कि इसमें हमारे साथ कितना फ्रॉड किया है, किस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है। अगर किसी किसान ने किसी प्रकार से भ्रमित कागजात पेश करके बीमा क्लेम गलत उठाया है, गलत तरीके से उठाया है, वो फर्जी की श्रेणी में आता है, तो इसको सार्वजनिक करना चाहिए, इसको खुलकर बताना चाहिए कंपनियों को कितनी इसमें राशि है। दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो नौरवे भादरा में 8,04,96,565 रुपये का फर्जी बीमा क्लेम उठाया बोलकर ये रिपोर्टें आई और प्रशासन की भी इसी प्रकार की रिपोर्टें थी। 8,04,96,565 रुपये का। और भूमि जो फर्जी खातों में जो बीमा उठाया गया था दोस्तों, उसको लेकर 2 FIR भी, अनेकों FIR इसमें दर्ज हुई। तो इसके बाद में दोस्तों भादरा मलसीसर का 2020 का फसल बीमा जो क्लेम था, जिसके तहत दोस्तों 1593 बीमा पॉलिसियों में से जो प्रशासन ने रिपोर्ट पेश की, जिस प्रकार से मीडिया में खबरें आई, उसके तहत मैं आपको बताऊं तो मलसीसर के 2020 के फसल बीमा क्लेम के तहत 1593 बीमा पॉलिसियों में से 1593 बीमा पॉलिसियों में से 137 बीमा पॉलिसी में उपलब्ध फसल जो है वो बीमा क्लेम के लिए बढ़ाकर दिखाई गई, ये पाया गया बोल के खबरें आई थी 137 पॉलिसियों में। और जो 704 पॉलिसियों में से 704 पॉलिसियाँ और थी, उनमें बताया गया कि 173 में जमाबंदी में उपलब्ध फसल
क्षेत्र से बढ़े हुए क्षेत्र का बीमा करवाया गया, इसका खुलासा भी हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार की खबरें आई थी। और मलसीसर में जो अकेले मलसीसर में मैं आपको बताऊं, ये तो नूर बादरा का बताया, बादरा का जो घोटाला है बताया गया था प्रशासन द्वारा, वो 7,19,55,707 का अकेले मलसीसर का ये घोटाला बताया गया। दोस्तों अब मैं ज़मीन का रकबा अगर आपको बताऊं तो मलसीसर पटवार मंडल में कुल जो रकबा है मलसीसर पटवार मंडल में वो 3403.999 हेक्टर अर्थात 3,403 हेक्टर, हम इसको मान सकते हैं 3,403 हेक्टर। और जो खरीफ फसल 2020 में बीमा हुआ था, वो बीमा कितनी हेक्टर का हुआ था, कितने रकबे का हुआ था, वो हुआ था 3,786 हेक्टर का, अर्थात यहाँ करीब 383 हेक्टर का बढ़ा हुआ बीमा दिखाया गया। इस प्रकार की खबरें आई थी दोस्तों मीडिया में। और गिरदावरी रिपोर्ट में 341 हेक्टर में मूंग की फसल का बीजान होना बताया गया था। 341 हेक्टर में मूंग की फसल का बीजान होना बताया गया था। और इसके अलावा 835 हेक्टर में रकबे में मूंग का बीमा करवाकर क्लेम मिला, 835 हेक्टर में। और ग्वार और मूंग की फसलें 100% यहाँ नुकसान दिखाया गया था और इसीलिए इतना बड़ा जो बीमा है वो मिला बताया गया। इस प्रकार की खबरें दोस्तों आई। लेकिन एक चीज़ और है, 2020-21 का जांच के लिए 302 करोड़ का बीमा क्लेम जो है वो कंपनियों द्वारा रोका गया था। जांच के बहाने से 302 करोड़ का बीमा जो है वो रोका गया। और संभावित है और जाहिर है सबसे बड़ा रकबा और सबसे बड़ा जब मलसीसर में बताया जा रहा था तो यहाँ का ही ये बीमा क्लेम रुका हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो बीमा क्लेम रुका हुआ है वो बादरा का ही रुका हुआ है और इसको लेकर पूरे ज़िले में बवाल है। और लेकिन दोस्तों एक यहाँ सवाल बहुत बड़ा है, अगर जिन किसानों ने किसी कारणवश गलत दस्तावेज पेश किए या उनसे करवा दिए गए अनभिक्षावश, तो दोस्तों उसके चक्कर में और अन्य जो किसान हैं जिनका भी 2020-21 का फसल बीमा क्लेम रोका गया है, उनकी क्या गलती है? उनका फसल बीमा क्लेम क्यों नहीं आ रहा है? जिनकी जांच हो रही है ठीक है, वो उनकी जांच हो रही है, लेकिन जो एकदम सही है, जिनके फसल का बीमा जो कागज़ सही है, कंपनी उनको सही मानती है, उनके बीमे क्यों नहीं दे रही है? क्या कंपनी के पास ऐसी सूची नहीं है? दोस्तों इसमें बहुत बड़ा पेच है और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो विपक्ष के ही मैं कहूँ तो जो लगातार इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें घोटाले की बू आ रही है और इसमें बड़ा गबन हुआ है। और फिलहाल मैं आपको बताऊं तो कंपनियों द्वारा इसमें स्थितियां स्पष्ट नहीं की जा रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं यही जाकर जो है संदेह का जो बीज है वो यहाँ उत्पन्न हुआ है ऐसा लगता है। और बड़े सवाल जो है वो अब बीमा कंपनियों पर ही उठने प्रारंभ हो गए हैं। तो ऐसी स्थितियों में जिस प्रकार से आज बजरंग साल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आंकड़े भी कुल मिला के बताए और 5,000 बीमा धारकों के जो निरस्त कर दिए दोस्तों, उनके क्लेम बीमा क्लेम जो है वो निरस्त किए गए, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। ये जांच का विषय है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और बजरंग साल द्वारा अब यही मांग की जा रही है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। और जिन किसानों की कोई गलती नहीं, जिन किसानों के फसल बीमा क्लेम को आपने रोक रखा है, कंपनियों ने रोक रखा है, प्रशासन उस पर दबाव नहीं बना रहा है और जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, तो दोस्तों ऐसे किसानों के फसल बीमा क्लेम को तुरंत उनके खातों में ब्याज सहित डाला जाए। क्योंकि किसान जो है दोस्तों वो अन्नदाता है और अन्नदाता को अगर आप कहीं देंगे तो वो उससे कहीं बढ़कर आपको देंगे। पूरे देश का पेट पालने वाले ऐसे अन्नदाताओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड़, साजिश, जटिलताएं और कंपनियों की जो जालसाजियां हैं वो दोस्तों बहुत ही दुखदाई है। और कम से कम मैं एक चीज़ आपको और समीक्षा को विराम देने से पहले कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से 1 वर्ष पहले
हमारे क्षेत्र के बड़े जनप्रतिनिधि विधायक बलवान पूनिया जब फेसबुक पर और उनके सभी साथी बार बार फसल बीमा क्लेम को लेकर रोजाना पोस्ट डालते थे, भादरा में राजस्थान में सबसे ज़्यादा बीमा क्लेम हमने दिलवाया, ये दिलवाया, वो दिलवाया, यहाँ ये हुआ है, इतना संपन्न ये एरिया हो गया। अब वो 1 साल से पोस्टें क्यों नहीं आ रही हैं? क्यों बीमा क्लेम के ऊपर विधायक बलवान पूनिया स्थिति को स्पष्ट नहीं करते और क्यों बीमा कंपनियों को उनकी खिंचाई नहीं करते हैं, उनको उनका कहाँ दोष है वो नहीं करते। दोस्तों उसको लेकर वो लाइव तो आते हैं लेकिन बहुत सी चीज़ों पर बात छुपा जाते हैं। अगर बलवान पूनिया दोस्तों सही मायने में अगर सही है, पाक साफ है और किसानों का हित चाहते हैं तो मैं बलवान पूनिया से इस साफ संदेश भारत के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप विधायक और 3.5 वर्ष हो गए और आपने बीच में 2, 4, 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अब आप सिर्फ और सिर्फ इस फसल बीमा क्लेम को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और भादरा क्षेत्र के तमाम पत्रकारों को बुलाए और उसमें आप दूध का दूध पानी का पानी करें और आपने कितना प्रयास किया है और इस फसल बीमा क्लेम में कितना किसानों का कहाँ दोष है। जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं आप पर कि आपने मलसी सरबोजला के किसानों को फ्रॉड कहा है, उन सारी बातों का आप खुलासा करें और किसानों का जो बकाया फसल का बीमा क्लेम है वो आप दिलाने में सहायता करें, उनकी हेल्प करें। और किसान आपसे बहुत आशा और उम्मीद रखते हैं क्योंकि आप क्षेत्र के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं। तो बलवान पूनिया को जल्द ही अपने बिजी समय से और ये जो पत्थरों के ऊपर आप लगातार लगे हुए हैं, पत्थरों को स्थापित करने में, ये बहुत अच्छी बात है। ये पत्थर मील का पत्थर हो, हम साफ संदेश के माध्यम से दुआ करते हैं ऐसे पत्थर आप 5 वर्ष तक लगातार लगाते रहें और आप आगे भी आए तो इसी प्रकार से आप पत्थर लगाते रहें क्योंकि दोस्तों पत्थर जहाँ लगते हैं तो कुछ न कुछ वहाँ हुआ है, इसका एहसास भी लोगों को होता है। तो पत्थर आप लगाए, इसमें कतई कोई परहेज नहीं है किसी को, लेकिन इन पत्थरों के बीच में से कुछ समय निकाल कर क्षेत्र के अन्नदाताओं के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इसमें एक एक सिरे से एक एक सवालों का बिंदुवार आप फसल बीमा क्लेम को लेकर जो है सवालों के जवाब भी दें पत्रकारों के और किसानों को संतुष्ट करें। क्योंकि आप किसान नेता है इसलिए हम आपको कह रहे हैं, हम किसी और से नहीं कह रहे, क्योंकि आप किसान नेता है और फिलहाल आप सरकार के नुमाइंदे भी हैं और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ से सबसे बड़े प्रतिनिधि आप विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे क्षेत्र का सबसे बड़े आप हैं। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है। तो क्षेत्र के किसानों के लिए दोस्तों आज के इस समीक्षा में इतना ही। अब अन्य खबरों पर रुख करते हैं। दोस्तों आज 8 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में प्रधानमंत्री बने हुए, ये उनकी दूसरी योजना है। मैं जल्दी से आपको बताऊं तो ये कोई पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री का इस देश में भारत में चलाया है। और इससे पहले नंबर 1 पर अगर मैं आपको बताऊं तो 16 साल 289 दिन प्रधानमंत्री रहे। नंबर 1 पर जवाहरलाल नेहरू इस देश में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस के ये नेता थे। और उसके बाद में इंदिरा गांधी का नंबर आता है दोस्तों, 11 साल 59 दिनों तक वो प्रधानमंत्री रही देश की। और मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 10 साल 4 दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के उन्होंने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। और इन 8 सालों में दोस्तों जल्दी से हम आपको इनकी उपलब्धियों के बारे में भी ज़रूर बताएंगे। उन्होंने सबसे बड़ी धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई 5 अगस्त 2019 को, ये बहुत बड़ी उनकी हम कहते हैं कि उपलब्धियां हैं। और 3 तलाक जैसे कानून को उन्होंने ख़त्म किया था 1 अगस्त 2019 को। और इसके अलावा नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला इन्होंने लिया जिसके दूरगामी असर अभी भी दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों उस समय घोषणा भी की गई और इसके दावे भी किए गए। तो नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को लगाई गई थी।
और जीएसटी जैसी बहुत बड़ी दोस्तों योजना एक प्रकार से लागू की गई, सरकार को फ़ायदा हो और सरकार बहुत मजबूत तरीके से चले इसको लेकर, ये भी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। और इसके अलावा आयुष्मान भारत बहुत बड़ी योजनाएं दोस्तों मोदी सरकार की है, और हर वर्ष 5 लाख हेल्थ बीमा जो मुफ्त में है वो लोगों को इसमें इसका लाभ मिलता है। तो ये बहुत बड़ी योजना नरेंद्र मोदी सरकार की है। उज्ज्वला योजना बड़ी स्कीम है दोस्तों, और सितंबर 2019 में ये लागू की गई थी, और 8 करोड़ महिलाओं को इसमें इस योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर भी दिए गए थे। इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना भी नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी योजना है दोस्तों, और इसमें सभी किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की वार्षिक मदद जो है वो मिलती है, और योग को दुनिया में एक नई ऊंचाई, एक बुलंदी पर पहुंचाया, उनको एक दिशा दी भारतीय योग को। ये भी नरेंद्र मोदी की हम उपलब्धि मान सकते हैं। कोरोना काल में दुनिया भर के देशों को कोरोना वैक्सीन दी, मदद दी, और भारत जैसे देश में भी बहुत किसी धनी और सक्षम राष्ट्र की तरह भारत के लोगों को कोरोना काल से निकाला। ये भी नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक भी नरेंद्र मोदी ने 28 और 29 सितंबर 2016 को की थी, और उसके बाद में एक मैसेज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को गया था कि हम अगर आप इस प्रकार से आतंक फैलाओगे भारत में तो आपके घर में घुसकर आपको मारेंगे। इसके अलावा सीए 10 जनवरी 2020 को दोस्तों ये भी लागू किया, और भारत में अल्पसंख्यक है जो भारत के अन्य देशों में, आसपास पड़ोसी देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, वो दोस्तों भारत में शरण ले सके, नागरिकता मिल सके, इस प्रकार का ये कानून है, तो ये भी लागू किया। और इसके अलावा सरकारी बैंकों का विलय दोस्तों बहुत बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी सरकार का ये रहा। 1 अप्रैल 2020 को 10 बड़ी सरकारी बैंकों को 4 बैंकों में बदल दिया गया, और इसके बाद में माना जा रहा है कि अभी तक तो इसके परिणाम अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं, और एक प्रकार से खर्च घटा है देश का इन बैंकों का, और इसके अलावा मुनाफा बढ़ा है, ये अच्छी बात है, और ग्राहक सुविधा जो है वो बेहतर हुई है, ये सरकार के दावे हैं। और इसके अलावा कर्ज देने में भी ये बैंक सक्षम हुए हैं, और जो आए दिन दोस्तों बहुत से बैंक भाग जाते थे, लोगों का, निवेशकों का पैसा डूब जाता था, इस पर भी अंकुश लगाए, तो ये बहुत बड़ा कदम नरेंद्र मोदी सरकार का है। और दोस्तों आए दिन पहले जो हम सुनते थे कि फला बैंक भाग गया और लाखों हजारों निवेशक जो है वो इधर उधर डोलते हुए फिरते थे, मुझे याद है राजस्थान में भी लाइन्स फाइनेंस कॉरपोरेशन और जेवीजी फाइनेंस लिमिटेड आदि अनेकों कंपनियां इस प्रकार की भागी थी, और हजारों लाखों की संख्या में निवेशकों के पैसे दोस्तों जो है वो खुर्द बुर्द हो गए, एक प्रकार से उनको मिले नहीं। और इसके अलावा दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत 9 जिलों में 130 करोड़ 26 लाख की 16 पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। 9 जिलों की दोस्तों 130 करोड़ 26 लाख, ये बहुत बड़ी एक प्रकार से योजना है और राशि है। और इसके लिए हनुमानगढ़ जिले को दोस्तों 17 करोड़ 83 लाख 18 हज़ार की एक प्रकार से राशि मंजूर की गई है हनुमानगढ़ जिले में, जिसमें हमारे क्षेत्र की मैं आपको बताऊं तो हमारे क्षेत्र में 6 एसडीआर जो गांधी बड़ी पेयजल योजना है 7 करोड़ दोस्तों 46 लाख 69 हज़ार करोड़ की इसमें राशि स्वीकृत हुई है, और 6 एनटीआर नेट राणा की 5 करोड़ 87 लाख 59 हज़ार की राशि इसमें मंजूर हुई है, और कर्मठा मुंसरी योजना भी मंजूर हुई है। उसमें राशि तो अंकित नहीं हुई, लेकिन बादरा उपखंड में भी दोस्तों 7 करोड़ 8 लाख के जो कार्यों की निविदाएं हैं वो मंजूर हो चुकी है। तो ये एक अच्छी खबर है, क्षेत्र के आने वाले दिन जो है वो काफ़ी अच्छे होंगे, इसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों इस समय सारी दुनिया, पृथ्वी एक प्रकार से विपत्ति, एक प्रकार से आपदाओं से घिरी हुई है। अगर यूरोप का जिक्र करें तो यूरोप में टॉर्नेडो दोस्तों, अकेले अमेरिका में एक साल में 500 से अधिक टॉर्नेडो आ चुके हैं और हजारों जिंदगियों को लील चुके हैं। ये एक प्रकार के तूफान होते हैं और बवंडर इसको कहते हैं दोस्तों, और ये जो इस प्रकार घूमते हैं तो गाड़ियां तक हवा में, आसमान में हवा के माध्यम से उड़ा देते हैं। तो इस प्रकार के यूरोप पूरा त्रस्त है, और अफ्रीकी देशों में दोस्तों इस समय
भारी बरसात, बाढ़ और इस प्रकार के बर्फीले तूफान जो है, समुद्री तूफान है, उसने कहर बरपाया हुआ है। और दोस्तों एशिया महाद्वीप भी इसी प्रकार की आपदाओं से घिर रहा है। और भारत का जिक्र करें तो आसाम में दोस्तों फिलहाल बाढ़ से आसाम जूझ रहा है। और अभी अभी तो जस्ट मानसून का पदार्पण हुआ है भारत में, और मानसून की जिस प्रकार से बरसात इस बार अच्छी खासी बताई जा रही है, उससे हर बार जिस प्रकार से बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में बाढ़ की स्थितियां पैदा होती है, राजस्थान तक अगर बारिश ज़्यादा हो तो बाढ़ के हालात बनते हैं। तो दोस्तों ऐसी त्रासदियां हैं। और हमारे पड़ोसी देशों में देखें तो उनको हम प्राकृतिक आपदा तो नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों वहाँ भी विपत्तियाँ एक प्रकार से मुसीबत के तौर पर उन देश के ऊपर काले बादलों के रूप में मंडराती हुई दिखाई दे रही है। चाहे श्रीलंका हो अराजकता की स्थिति है, आज पाकिस्तान हो अराजकता की स्थिति है, और चीन हो भयंकर महंगाई से जूझ रहा है, और ताइवान को एक प्रकार से कब्जा करने के प्रयास में साउथ चाइना सी और चाइना सी में जो है वो तनाव बढ़ता हुआ अमेरिका के साथ भी दिखाई दे रहा है। और रूस यूक्रेन का युद्ध तो दोस्तों 90 दिन के करीब हो गए, अभी भी ताबड़तोड़ हमले रूस द्वारा यूक्रेन पर किया जा रहा है और पूरे यूक्रेन को बर्बाद एक प्रकार से कर दिया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ दोस्तों एक खबर मैं आपको बताऊंगा, अनाथ आश्रम भाग्यश्री अनाथ आश्रम के बारे में। नागरमल सैनी ने अपने 71वें जन्मदिन पर दोस्तों आश्रम में सहयोग किया था कल। और इसके अलावा बिमला देवी ने अपने पति स्वर्गीय बनवारी लाल नूआवाला की 22वीं पुण्यतिथि पर भोजन, चाय, नाश्ते के साथ 2 समय का भोजन, चाय नाश्ते के अलावा 11,000 रुपये भाग्यश्री अनाथ आश्रम को दान दिया। और इसके अलावा दोस्तों आज वाटर कूलर भेंट किया गया मोदी परिवार द्वारा अनाथ आश्रम भाग्यश्री को। अनिल मोदी की माता श्रीमती चंद्रकला देवी ने अपने पति स्वर्गीय किशन लाल मोदी व अपने ससुर स्वर्गीय महावीर प्रसाद मोदी की दोस्तों याद में एक वाटर कूलर आश्रम प्यारों को शीतल जल पीने के लिए भेंट किया गया। तो दोस्तों इन्हीं के साथ अब जल्दी से आपको मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज बताएंगे। उससे पहले आज 26 मई को क्या विशेष दिवस है इसके बारे में बताते हैं। 2014 में आज ही के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने दोस्तों प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और वे 15वें प्रधानमंत्री देश के बने थे। और 26 मई को ही पीएम मोदी के सत्ता के आज 8 वर्ष भी पूरे हुए हैं। इसके अलावा KPS गिल जो कि बहुत बड़ा नाम था पंजाब की शांति में, दोस्तों आपको याद आया होगा 2017 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। और वे 2 बार पंजाब के पुलिस महानिदेशक अर्थात DGP बने थे। इसके अलावा दोस्तों मंडियों के भाव जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। और शुरुआत करते हैं आदमपुर मंडी से। गुआर दोस्तों 5,613 रुपये, नरमा 12,791 रुपये, सरसों के भाव 6,691 रुपये आदमपुर मंडी में। नौर मंडी में चना दोस्तों 4618, गुआर के भाव 5741, सरसों के भाव 6545, गेहूँ के भाव 2206 रुपये प्रति कुंटल, जबकि जौ के भाव 2470 रुपये प्रति कुंटल है। इसके अलावा दोस्तों रावतसर मंडी में सरसों 6700 रुपये प्रति कुंटल बिकी है, और मेथी बिकी है 5450, जौ बिकी है 2754 रुपये, और तारा मीरा बिका है 5260 रुपये। अरंडी के भाव 6800 रुपये, और ग्वार के भाव 5,741 रुपये, चना 4621, मोठ 7,201 रुपये, मूंग के भाव 5300 रुपये प्रति कुंटल, और गेहूं के भाव 2151 रुपये प्रति कुंटल, जबकि तिल बिके हैं दोस्तों रावतसर में 10,000 रुपये प्रति कुंटल। सादुलपुर मंडी में ग्वार बिका है 5880 रुपये, जौ बिके 5700 रुपये। सरसा मंडी में नरमा बिका है दोस्तों 13,975 रुपये, और सरसों बिकी है 6430 रुपये, गुआर बिका है 5740 रुपये प्रति कुंटल, और बादरा मंडी में सरसों बिकी है 6242 रुपये प्रति कुंटल, और गुआर बिका है बादरा में 5580 रुपये प्रति कुंटल, जबकि हिसार मंडी में सरसों बिकी है 6500 रुपये प्रति कुंटल। रायसीनगर मंडी में गुआर बिका है 5725 रुपये प्रति कुंटल, मूंग बिका है 6180 रुपये, नरमा बिका है 10,375 रुपये, सरसों बिकी है 6667 रुपये, चना बिका है 4560 रुपये, जबकि गेहूँ बिकी है 2350 रुपये प्रति कुंटल, जौ बिका है 2732, और तारा मीरा बिका है 5300 रुपये प्रति कुंटल रायसीनगर मंडी में। सूरतगढ़ मंडी का जिक्र करते हैं तो ग्वार यहाँ बिका है 5600 रुपये प्रति कुंटल, मूंग बिके 5750, नरमा बिका है 11,000, बाजरा बिका है 1980, तारा मीरा 5300, सरसों 6621, चना बिका है 4500, जौ बिके 2885, गेहूँ बिके 2370 रुपये प्रति कुंटल, जबकि अंतिम मंडी आज की गंगानगर मंडी में सरसों 6701, ग्वार बिका है 5500, जौ बिके है 3000, गेहूँ बिके है 2791, और चना बिका है 4580 रुपये प्रति कुंटल।
इसके अलावा मौसम का मिजाज देखें तो दोस्तों आज अपेक्षार्थ जो मौसम विभाग ने टेम्परेचर बताया था कल आज के लिए 42 डिग्री टेम्परेचर, वो आज 40 ही मैक्सिमम रहा। तो अपेक्षाकृत गर्मी से राहत लोगों को आज मिली और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवा चल रही थी और रात्रि को भी बादल लगभग 22-30% छाए रहेंगे। तो आज तो मौसम लगभग साफ रहेगा। कल 27 मई को दोस्तों 31 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दिन में और 40 से 44 डिग्री टेम्परेचर बताया गया है कल दोपहर में और 39 से 43 डिग्री शाम को बताया गया है। लेकिन 20 से 40% ही बादल रहेंगे, लेकिन दोपहर को 0.1 mm बरसात की संभावनाएं व्यक्त की गई है। तो इस प्रकार के परिवर्तनशील मेघ आपको अभी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन मेघों से कोई बहुत भारी बरसात की आशंकाएं मौसम विभाग ने व्यक्त नहीं की है और 14 से 32 की रफ्तार से किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है। लेकिन दोपहर को कल बूंदाबांदी और हल्की बरसात बादरा सहित आसपास क्षेत्रों में हो सकती है, इसकी संभावनाएं हैं। और कल रात्रि को 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रहेगा, 14 से 22 किलोमीटर हवा चलेगी और लगभग 30 से 40% ही बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो ये रहा दोस्तों आज के लिए शाम के 7 बजे का कार्यक्रम और खबरें। तो दोस्तों कल ठीक शाम 7 बजे आपसे फिर रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।